हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डीकेएस और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि जो भोजन मुख से लेकर के बड़ी आंत तक भोजन पहुंचता है उसमें कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं। ऐसा वो एंजाइम क्या क्रिया करते हैं जिसके द्वारा पाचन हो जाता है। यानी जैसे दूध का पाचन अलग होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनका पाचन किस तरीके से होता है, कौन सा जो पाचक एंजाइम है वह किस चीज का पाचन करता है। जैसे कि हम बात करें रेनिन, यानी दूध पाचक एंजाइम होता है रेनिन, जो कि शिशुओं में पाया जाता है, यानी शिशु अवस्था में बनता है, जबकि वयस्क अवस्था में नहीं बनता। तो दोस्तों हम ऐसा बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि आहार नाल क्या होती है। आहार नाल जो है मुख से लेकर के गुदा, यानी कि जो बड़ी आंत का भाग होता है वहां तक फैली होती है। वहां तक के जो पार्ट होता है उसको बड़ी आंत आहार नाल कहते हैं, यानी कि एलिमेंट्री केनाल, जिसको क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री केनाल। हमने पढ़ा था कि जो आहार नाल होती है 8 से 10 मीटर लंबी होती है, यानी कि लगभग 30 फीट लंबी होती है। यह हमने पढ़ा था कि मानव पाचन तंत्र के मुख्य जो भाग होते हैं कौन से होते हैं, आहार नाल, पाचन ग्रंथियां, दो ही चीज होती हैं। बाकी सब अंग और भी कार्य करते हैं, लेकिन यह जो दो अंग हैं वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम आहार नाल पढ़ रहे थे। आहार नाल मुख से प्रारंभ होती है और बड़ी आंत के मलाशय तक खत्म, यानी कि लास्ट पॉइंट होता है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत तक यह फैली होती है। तो हमने बात करी थी कि माउथ के बारे में बात करी थी हमने कि मुख एवं मुख गुहिका, जिसमें कैसा होता है, दांत पढ़े थे हमने पिछली क्लास में कि दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक एवं चवर्णक। तो चारों प्रकार के दांतों को हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि जो मुख में जो लार होती है, 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। जैसे कि नंबर 1 होती है कर्णपूर्वा ग्रंथियां, दूसरी होती है अधोजिह्वा ग्रंथियां, तीसरी होती है अधोहनु ग्रंथियां। और यदि दोस्तों आपने प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास को भी देखिएगा, ताकि जो आपकी तैयारी है बहुत अच्छी हो पाए, आपकी तैयारी बेहतर हो पाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि भोजन कैसे कैसे पहुंचता है और यहाँ तक पहुंचने में क्या क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले दोस्तों मुख में भोजन पहुंचता है, उसके यानी मुख में भोजन आता है। मुख के बाद जो है कहाँ पर पहुंचता है, ग्रसनी, यानी कि फेरेनिक्स। जैसे ही मुख से आएगा, यह जो मुख का जो पिछला वाला हिस्सा है उसी को ग्रसनी कहा जाता है। तो ग्रसनी में भोजन पहुंच जाता है। उसके पश्चात ही भोजन कहाँ पहुंचता है, ग्रासनली, यानी कि ग्रीस्का में भोजन। ग्रासनली कौन सी है, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को ग्रासनली यानी कि ग्रीस्का कहा जाता है, जिसको ओइसोफेजस कहते हैं। आगे बात करते हैं, ग्रीस्का से निकलकर भोजन आता है आमाशय में। कहाँ आता है, आमाशय में। और आमाशय जो है 4 भागों में बटा होता है। यानी पहला पार्ट जहाँ पर यह भोजन आया है, यानी जो ग्रासनली जो जहां पर खुली है आमाशय में, उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहते हैं कार्डियक भाग। यानी कार्डियक भाग में ही जो ग्रासनली है यही यहाँ पर जहाँ खुलती है उसी को कार्डियक भाग कहते हैं। जबकि जो इसके बाद का जो भाग है मध्य वाला, उसको कहते हैं फंडिक भाग। क्या बोलते हैं, फंडिक भाग। तीसरा होता है इसके जो आगे का भाग है वह होता है पाइलोरिक। जबकि जो लास्ट पॉइंट है जो कि छोटी आंत से जुड़ा है, आमाशय का लास्ट पार्ट जो छोटी आंत से जुड़ा है उसको बोलते हैं शेषाग्रीयकाय। यही जो पार्ट है दोस्तों, यही पार्ट जो है ग्रहणी, यानी कि ग्रहणी जो होती है, छोटी आंत का भाग होता है सबसे पहला, उसमें जाकर के खुलता है। तो छोटी आंत के भाग भी होते हैं। सबसे पहला होता है ग्रहणी, दूसरा होता है मध्यांत्र, तीसरा होता है शेषांत्र। ऐसे ही जो लास्ट जो पॉइंट है इसका छोटी आंत का, तो वह शेषांत्र होता है। शेषांत्र खुलता है बड़ी आंत के पहले भाग में, जिसको कहा जाता है उंडुक या सीकम। क्या कहते हैं, उंडुक या सीकम। उसके बाद जो मध्य वाला होता है वह होता है कोलन, जबकि अगला वाला जो होता है लास्ट वह होता है मलाशय, बड़ी आंत का भाग। तो बड़ी आंत का सबसे पहला भाग कौन सा है, उंडुक या सीकम। तो आज हम पढ़ते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर जो ग्रासनली होती है इसमें ना तो कोई पाचक एंजाइम होता है और ना ही कोई इसमें कोई ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां होती हैं। तो मुख में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड यानी कि कर्णपूर्वा ग्रंथियां, दूसरी होती है अधोजिह्वा यानी कि सबलिंगुअल ग्लैंड, आगे जो तीसरी होती है वह होती है अधोहनु ग्रंथियां, जिनको हम बोलते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तो इस प्रकार से 3 ग्रंथियां होती है। यहाँ पर भोजन के लिए जो लार में एक सबसे पहला जो एंजाइम होता है वह होता है अल्फा एमाइलेज। क्या होता है, अल्फा एमाइलेज। अल्फा एमाइलेज क्या करता है, अल्फा एमाइलेज जो है दोस्तों
जो मंड होता है, क्या होता है, मंड जिसको स्टार्च कहते हैं, उसको बदल देता है शर्करा में, यानी कि उसको मीठा बनाता है। क्या बनाता है, अल्फा एमाइलेज जो है मंड को या स्टार्च को क्या बनाता है, शर्करा में बदल देता है। और अगला जो एंजाइम है वह होता है लाइसोजाइम। क्या होता है, लाइसोजाइम, जो कि जीवाणु नाशक है। कैसा है, जीवाणु नाशक है, जीवाणुओं को नष्ट करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो दोस्तों इसके बाद भोजन ग्रसनी में आता है, मुख के बाद, और ग्रसनी से होता हुआ ग्रास नली में आता है, ग्रास नली से आमाशय में आता है, और आमाशय में दोस्तों कई एंजाइम स्रावित होते हैं जो कार्य करते हैं। कोई प्रोटीन का पाचन करता है, कोई दूध का पाचन करता है, इस तरीके से बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं। अब हम उन्हीं एंजाइम को समझते हैं। चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों आमाशय में पाचन। क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से होता है। अब हम देखते हैं आमाशय में पाचन। क्या पढ़ते हैं, आमाशय में पाचन। आमाशय में जैसे ही भोजन आता है, आमाशय की आकृति कैसी है दोस्तों, कुछ इस तरीके की है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की आकृति है आमाशय की। तो आप देख पा रहे हैं आमाशय कैसा है, कुछ इस तरीके का होता है। तो आमाशय में हम पाचन को पढ़ेंगे और इसमें समझेंगे कि किस किस प्रकार से इसमें एंजाइम निकलते हैं, कौन सा एंजाइम किस चीज का पाचन करता है, दूध का पाचक एंजाइम कौन सा है, प्रोटीन का कौन सा है, और किस प्रकार से क्रिया होती है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि जो आमाशय में पाचन होता है दोस्तों, यह जो आमाशय होता है लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर लंबा। और इसी में इसमें ही जठर रस निकलता है। क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। कहां से निकलता है, यही निकलता है। और किस भाग से निकलता है दोस्तों, यह जो जठर रस निकलता है दोस्तों आमाशय के फंडिक भाग से निकलता है। कौन से भाग से, फंडिक जो भाग होता है, मैंने पढ़ाया था आपको, फंडिक भाग से निकलता है। क्या निकलता है, जठर रस। अब जठर रस के बारे में हम बात करें कि यह जो जठर रस है ये कैसा होता है। तो दोस्तों जठर रस के बारे में बात करते हैं हम। तो जठर रस जो होता है दोस्तों, जिसमें क्या होता है 98 से लेकर के 99, क्या है 98 से 99% तक क्या होता है, इसमें जल होता है। और 0.2% इसमें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं कि जो जठर रस होता है इसमें यह 98 से 99% जल होता है, प्लस इसी में रेनिन एंजाइम निकलता है। कौन सा एंजाइम निकलता है, रेनिन एंजाइम। कौन सा है, रेनिन एंजाइम होता है। दूसरा है पेप्सिन एंजाइम होता है। इसी में क्या होता है, पेप्सिन। अभी मैं आपको बताऊंगा कि रेनिन क्या कार्य करता है, रेनिन एंजाइम क्या कार्य करता है, पेप्सिन क्या करता है। श्लेष्म में भी निकलता है। श्लेष्म में क्या होता है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं म्यूकस। क्या कहते हैं, म्यूकस। यह एक चिपचिपा पदार्थ होता है। कैसा होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। और इसी से क्या निकलता है दोस्तों, जठर रस तो निकलता है, आप समझ गए होंगे। और यह जो श्लेष्म होता है कैसा होता है, म्यूकस बोलते हैं इसको। तो म्यूकस होता है चिपचिपा पदार्थ। तो दोस्तों आपको पता होगा कि एक एंजाइम निकलता है रेनिन, दूसरा एंजाइम है पेप्सिन, और चौथा है इसमें जो तीसरा है, पहले हम याद करेंगे जठर रस, जठर लाइपेज। क्या होता है, जठर लाइपेज। क्या होता है, जठर लाइपेज। जठर लाइपेज एंजाइम भी इसी से निकलता है। कौन सा निकलता है, जठर लाइपेज। अब हम बात करेंगे जठर लाइपेज क्या कार्य करता है, रेनिन एंजाइम क्या कार्य करता है, पेप्सिन क्या कार्य करता है, और श्लेष्म क्या कार्य करता है। तो दोस्तों जठर रस जो होता है इसका पीएच मान होता है 2 से लेकर के 3.5 तक होता है दोस्तों। इसका पीएच मान या क्या होती है, पीएच वैल्यू जो होती है दोस्तों 2 से लेकर के 3.5 तक होती है। यानी कि यह कैसा होता है, अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो दोस्तों कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि भोजन जब भी आमाशय में रहता है तो कैसा रहता है, अम्लीय रहता है, क्योंकि उसमें जठर रस मिला रहता है, जिसके कारण यह जो भोजन है अम्लीय यानी कि खट्टा रहता है। तो दोस्तों आप समझ गए हैं कि आमाशय में क्या होता है, जठर रस निकलता है, जठर लाइपेज होता है। जठर रस क्या होता है, 99% तक जल होता है, 2% 0.2% यानी 0.2% है यहाँ पर, 0.2% HCl अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है।
इसी के साथ रेनिन एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है। रेनिन जो एंजाइम होता है दोस्तों, यह किसका पाचन करता है, इसके बारे में बात करते हैं। पेप्सिन किसका पाचन करता है, इसके बारे में बात करते हैं। एक और एंजाइम होता है केसिन। क्या होता है, केसिन। केसिन एंजाइम भी होता है, वह जो दूध का पाचन करता है। किसका होता है, दूध का पाचन। तो इससे कई पाचक एंजाइम निकलते हैं। एक गैस्ट्रिक भी होता है, वह हार्मोन होता है। तो गैस्ट्रिक भी हार्मोन स्रावित होते हैं, तो उन्हीं को हम समझते हैं कि किस प्रकार से यह कार्य करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम समझने वाले हैं कि कौन सा रस जो है किस प्रकार से कार्य करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आमाशय में जो रस निकलते हैं वह क्या कार्य करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजन। क्या होता है, पेप्सिनोजन एंजाइम होता है। पेप्सिनोजन एंजाइम क्या होता है, पेप्सिनोजन एंजाइम। तो यह जो एंजाइम है दोस्तों, जैसे ही इस एंजाइम से HCl अम्ल जो क्रिया करता है, जो कि कहाँ होता है, आमाशय में। आमाशय में यह अम्ल भी निकलता है, HCl अम्ल। इसकी क्रिया यदि पेप्सिनोजन एंजाइम से होता है, किससे होती है, पेप्सिनोजन एंजाइम से, तो यह सक्रिय हो जाता है। यह होता है निष्क्रिय, यह सक्रिय हो जाता है और पेप्सिन एंजाइम बनाता है। क्या बनाता है, पेप्सिन एंजाइम बनाता है। उसी के अनुसार पॉलीपेप्टाइड भी बनाता है। क्या बनाता है, पॉलीपेप्टोन्स। क्या बनाता है, पॉलीपेप्टोन्स भी बनाता है। तो आप इसको याद रखेंगे कि जैसे ही पेप्सिनोजन एंजाइम के साथ HCl अम्ल मिलता है, पेप्सिन बन जाता है और उसी के अनुसार पॉलीपेप्टोन्स प्राप्त होते हैं। हमें क्या प्राप्त होता है, पॉलीपेप्टोन्स और पेप्सिन एंजाइम। अब हम बात करेंगे दोस्तों, जो पेप्सिन एंजाइम है, यह पेप्सिन किसका पाचन करता है। तो यह वाला जो पेप्सिन है दोस्तों, जैसे ही यह जो पेप्सिन है, यह जो पेप्सिन एंजाइम होता है, तो पेप्सिन जो एंजाइम होता है वह क्या करता है, प्रोटीन का पाचक होता है। प्रोटीन का पाचन करता है। जैसे ही पेप्सिन एंजाइम के साथ, जैसे ही इस पेप्सिन जो एंजाइम बना है, पेप्सिनोजन से बना है, पेप्सिन HCl अम्ल के साथ क्रिया करने से बन जाता है पेप्सिन। पॉलीपेप्टोन्स भी बनते हैं। इसी के अनुसार यह जो पेप्सिन है, जैसे ही प्रोटीन से क्रिया करेगा, यह क्या बनाएगा, पॉलीपेप्टोन्स बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोटीन से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, यह पेप्टोन्स बनाएगा और जो पेप्टोइड जो होते हैं उनको ही बनाता है। तो दोस्तों पेप्सिन जो एंजाइम है, प्रोटीन से क्रिया करके क्या बनाता है, पेप्टोन्स बनाता है, पेप्टोन्स बनाता है और पॉलीपेप्टाइड प्लस क्या बनाता है, पॉलीपेप्टाइड बनाता है। पॉलीपेप्टाइड बनाता है, पॉलीपेप्टाइड बनाता है। क्या बनाता है, सबसे पहले पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन से क्रिया करेगा, प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन्स में और क्या बनाता है, पॉलीपेप्टाइड बनाता है। अगला हम देखते हैं जो रेनिन होता है। क्या होता है, रेनिन। रेनिन के बारे में बात करते हैं। रेनिन एंजाइम भी कहाँ मिलता है हमें, यह मिलता है आमाशय में। कहाँ मिलता है दोस्तों, स्टोमाच यानी कि आमाशय में हमें प्राप्त होता है। तो इसके बारे में हम सारी क्रिया समझते हैं कि यह किस प्रकार से कार्य करता है और किस तरीके से किस चीज का पाचन करता है। हम समझते हैं कि जो रेनिन एंजाइम है वह किस प्रकार से कार्य करता है। यानी यह जो रेनिन एंजाइम भी कहाँ मिलता है, हमें आमाशय में मिलता है। तो यह क्या कार्य करता है, तो दोस्तों रेनिन जो होता है प्रोरेनिन के रूप में होता है। किसके रूप में, प्रोरेनिन के रूप में होता है। यही प्रोरेनिन जो है सबसे पहले HCl अम्ल के साथ क्रिया करेगा और HCl अम्ल के साथ क्रिया करके किस में बदल जाता है, रेनिन में बदलता है। सबसे पहले जो हमें जो आमाशय में रेनिन जो है प्रोरेनिन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, प्रोरेनिन के रूप में HCl अम्ल से क्रिया करता है, उसके बाद बदल जाता है रेनिन में। और यह रेनिन क्या करता है, दूध की प्रोटीन होती है। क्या होती है, दूध की प्रोटीन होती है, उसको बदल देता है। किस में बदलता है, पॉलीकैसिनेट में। दूध में प्रोटीन पाई जाती है कैसिनेट, उसको बदल देता है पॉलीकैसिनेट में। चलिए दोस्तों इसकी क्रियाविधि समझते हैं। तो हमें पता था कि यह जो रेनिन होता है प्रोरेनिन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, प्रोरेनिन के रूप में। तो जैसे ही दूध होगा, क्या होगा, दूध में प्रोटीन होती है। दूध की जो प्रोटीन होती है दोस्तों, दूध की प्रोटीन कौन सी होती है, दूध, जैसे ही दूध है
दूध की प्रोटीन होती है केसीन। क्या होती है? केसीन। केसीन से क्रिया करेगा रेनिन। क्या क्रिया करेगा? रेनिन। और यह जो बदलेगा दोस्तों, इस केसीनेट को बदल देगा पॉलीकेसीनेट में। कैसे बदलेगा? पॉलीकेसीनेट में। क्या लिख देंगे यहाँ पर? पॉलीकेसीनेट में यह क्रिया पूरी हो जाती है। क्या होता है? पॉलीकेसीनेट। तो यहाँ लिखेंगे पॉलीकेसीनेट। तो यह जो बदल जाता है दोस्तों, किस में बदल गया? दूध जो है केसीन प्लस रेनिन, रेनिन से किस में बदल गया? पॉलीकेसीनेट में बदल गया। दूध में प्रोटीन होती है कैसीन, कैसीन जो प्रोटीन होती है उसी का पाचक एंजाइम कौन सा होता है? रेनिन। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। और यह जो होता है दोस्तों, रेनिन एंजाइम जो होता है छोटे बच्चों में ही पाया जाता है, क्योंकि यह जो छोटे बच्चों में पाया जाता है दूध के पाचन के लिए। तो दूध का पाचन छोटे बच्चों में होता है अधिकतर, क्योंकि यह जो जैसे ही वयस्क अवस्था में बच्चा आता है तो वहां पर यह बनना बंद हो जाता है और बहुत सारे एंजाइम कार्य करते रहते हैं। तो दोस्तों यह जो अधिकतर यह देखा गया है कि बच्चों में ही यह एंजाइम क्रियाशील रहता है। तो ऐसा याद रखेंगे कि जो रेनिन है वह किस अवस्था में होता है? शिशु अवस्था में होता है, क्योंकि वह दूध का पाचन करता है और दूध के पाचन के लिए बाद में भी होता है। आप कहेंगे कि दोस्तों जब जैसे ही बच्चा जो है वयस्क अवस्था में आता है, क्या वो दूध नहीं पीता? दूध पीता है, लेकिन अब हम ये भी बताएंगे कौन सा एंजाइम, दूसरा एंजाइम पाचन करने लगता है जो केसीन प्रोटीन होती है। बड़े होने पर यानी वयस्क अवस्था में आने पर जो और प्रोटीन होती हैं उनका भी पाचन करता है कोई और एंजाइम, और इस केसीन प्रोटीन का भी पाचन एंजाइम करने लगता है। कौन सा? पेप्सिन। अभी हमने पढ़ा था पेप्सिन, कहाँ पढ़ा था? ये पेप्सिन ही कार्य करता है दोनों का। तो युवा अवस्था में कौन कार्य करता है? पेप्सिन ही करता है दूध का भी और प्रोटीन का भी। दोस्तों आप इस प्रकार से याद रखेंगे कि ऐसे दूध का पाचन होता है कि रेनिन जो एंजाइम है क्या करता है? दूध का पाचक एंजाइम होता है। यह बच्चों में पाया जाता है। जैसे युवा अवस्था में पहुंचते हैं तो पेप्सिन ही दोनों का कार्य करने लगता है, यानी यह डबल क्षमता से कार्य करता है पेप्सिन। पेप्सिन किसका पाचक एंजाइम था? यह प्रोटीन का पाचन करता है। किसका करता है? पेप्सिन प्रोटीन का पाचक एंजाइम है। किसका? प्रोटीन का। अब आप कहेंगे दोस्तों कि वसा का पाचन कौन करता है? तो अभी एक एंजाइम और निकलता है आमाशय से, वह होता है जठर लाइपेज। कौन सा होता है? जठर लाइपेज। अब हम उसके बारे में समझते हैं। अभी हम सिर्फ आमाशय में पढ़ रहे हैं दोस्तों। किस में पढ़ रहे हैं? आमाशय में। तो अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों जो जठर लाइपेज है। क्या है? जठर लाइपेज। जठर लाइपेज जो एंजाइम होता है वह करता है वसा का पाचन। क्या किसका पाचन करता है? यह वसा का पाचन करता है। क्या करता है? वसा का पाचन करता है। कैसे करता है? इसको भी अब हम समझते हैं कि जैसे ही जो वसा होगी, क्या होगी? वसा होगी, और वसा के साथ ही मिलेगा हमारा, क्या मिलेगा? जठर लाइपेज। क्या मिलेगा? जठर लाइपेज। यह इसका जो दोस्तों पीएच वैल्यू है इसकी कितनी होती है? 2 होती है। पीएच वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। तो यह किस में बदल देता है? इसको वसा को किस में बदल देता है? पॉलीग्लिसराइड में बदलता है। किस में बदलता है? पॉलीग्लिसराइड में बदलता है। ग्लिसराइड में बदल देता है वसा को। तो आप समझ गए हैं दोस्तों। इस प्रकार से याद रखेंगे कि जो वसा का पाचन है कौन करता है? जठर लाइपेज। कौन करता है? जठर रस करता है। अगला है प्रोटीन का पाचन कौन करता है दोस्तों? प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन। कौन करता है? पेप्सिन एंजाइम। और दूध का पाचन कौन करता है दोस्तों? तो वह होता है रेनिन। क्या होता है? रेनिन। आप इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। और आगे हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों छोटी आंत में पाचन कैसे होता है, कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, किस तरीके से क्रिया होती है। तो दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इस चैप्टर की जो वीडियो है आपके लिए बहुत अच्छी कंसेप्ट के साथ आगे भी मिलेंगे और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें। जैसे भी आपको यदि कोई भी पॉइंट आपके लिए दोस्तों समझ में नहीं आता है तो आप हमारे लिए कमेंट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि आपके लिए कोई भी डाउट ना रहे। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही और आगे की क्लास आपको जल्दी मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।